मान लीजिए मैं आपको किसी देश का राजा बना दूं, अनाप शनाप पैसा हो, खूब सारे नौकर हो, जिंदगी एकदम ऐश में कट रही हो। ऐसे में आप अपना राज सिंहासन छोड़ोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के ज्यादातर देशों के लोगों के राजगद्दी हिल गई? कैसे सारे देश मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ गए? यही सारी चीजें समझाने के लिए मैं सिद्धार्थ शर्मा क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का रैपिड रिवीजन लेकर आ गया। इस चैप्टर की शुरुआत एक पिक्चर से होती है। ओफो सर, ये तो बिल्कुल भी एस्थेटिक पिक्चर नहीं है, पोर्ट्रेट भी लेनी चाहिए थी ना। अरे भैया, इस पिक्चर का बहुत ही डीप मीनिंग है। सबसे पहले यहां पर आपको कई सारे लोग लाइन लगाते हुए दिखेंगे और ये सब लाइन लगाए हुए हैं अपने देश से मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी लाने के लिए। सबसे ऊपर आपको जीसस क्राइस्ट और बाकी एंजल्स मिलेंगे जो ये सारे लोगों को आशीर्वाद देने आए कि जो तुम काम कर रहे हो सही कर रहे हो, बड़े चलो चले चलो। फिर यहां पर आपको एक स्टैच्यू देखने को मिलेगा जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट तो दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट की रोशनी इन लोगों को रास्ता दिखा रही है कि आगे कैसे बढ़ना है, वहीं चार्टर ऑफ राइट्स उन लोगों को राइट्स बता रहे हैं कि आपके पास भी ये अधिकार होने चाहिए। इस स्टैच्यू को ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देश क्रॉस कर चुके हैं क्योंकि यहां पे ऑलरेडी डेमोक्रेसी आ चुकी थी। अभी अभी स्टैच्यू के पास फ्रांस आया है क्योंकि उनके देश में अब डेमोक्रेसी आने वाली है और फ्रांस के जस्ट पीछे लगे हुए जर्मनी वाले क्योंकि अब इनके देश में अगला नंबर है। नीचे अगर आप देखें तो आपको कई सारे एब्सोल्यूटिस्ट सिंबल्स देखने को मिलेंगे। हर वो चीज जो रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करती थी, चाहे वो क्राउन हो चाहे वो बेड़ियां हो, सब कुछ तोड़ ताड़ के लोगों ने यहीं फेंक दिया। इस लाइन में आपको सब तरीके के लोग देखने को मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग सोशल क्लास के लोग, अलग अलग एजेस के लोग, क्योंकि हर लोग ये चाहते थे कि उनके देश को मोनार्की से डेमोक्रेसी बनाया जाए। लेकिन ये एकदम से यूरोप में लहर कैसे आ गई? एकदम से सब अपने राजा रानी को हेट कैसे करने लगे? दरअसल ये कहानी की शुरुआत हुई थी 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रांस के लोग सबसे पहले थे जिन्होंने ये कहा कि अब हम हमारे देश से राजा को हटाएंगे और डेमोक्रेसी को लेकर आएंगे। लेकिन ये एक आसान काम नहीं होने वाला था क्योंकि अभी तक के लोगों को यही नहीं पता था कि नेशन क्या होता है, देश क्या होता है। तो देशभक्ति तो दूर की बात होती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि देशभक्ति जगाने के लिए फ्रांस के लोगों ने क्या किया। तो फ्रांस के लोगों ने सबसे पहले कई सारे सिंबल्स चेंज किए, जैसे कि रॉयल फ्लैग जो राजा को रिप्रेजेंट करता था उसको हटा के ट्राई कलर लेकर आए, जिसके एक एक कलर से लोग कनेक्टेड फील कर सके। जैसे आज हम भारत माता कहते हैं, वैसे उन्होंने अपने देश को लाभपात्री यानी द फादरलैंड दिया और सारे लोगों को ले सिटोयन कहा। कोई क्लर्जी नहीं, कोई नोबिलिटी नहीं, कोई पीजेंट्स नहीं। वहीं अगर आप आगे जाएं तो कई सारे ग्रुप्स बने। ये ग्रुप्स लाइक माइंडेड लोगों को एंट्री देते थे, इनको ट्रेनिंग देते थे कि किस तरीके से मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी लाएंगे। इसमें सबसे फेमस ग्रुप था जैकोबिन क्लब, जिसके फाउंडर थे मैक्सिमिलियन रोबिस्पियरी। शुरुआत में लोगों को लगता था कि ये हमारे मसीहा हैं, ये हमें हर चीज से बचा लेंगे। लेकिन जब इनकी पावर आई तो लोगों को पता चला कि ये मसीहा नहीं, ये तो डेविल है, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में 16,000 लोगों को गिलोटाइन करवा दिया, उनके गले कटवा दिए। इसके अलावा कई एक नेशनल असेंबली का कॉन्सेप्ट आया। हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यह देखा था कि जब एस्टेट जनरल की मीटिंग थी, राजा टैक्स बढ़ाना चाहता था तो थर्ड एस्टेट के लोग वहां से वॉकआउट किए थे। टेनिस कोर्ट पे जाकर उन्होंने ओथ ली थी और डिसाइड किया था कि अब हम हमारी सरकार खुद डिसाइड बनाएंगे। तो नेशनल असेंबली बनाई गई। इसके अलावा एलिगोरीज बनाई गई, अपने देश को पर्सोनिफाई किया गया, स्टोरीज लिखी गई, पोम्स लिखी गई। इन सारी चीजों के कारण ही फ्रांस में देशभक्ति की एक लहर सी बन गई थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि फ्रांस का जो इतिहास है कोई बहुत छोटा इतिहास नहीं है, जहां सबसे पहले लुई 16 को लोगों ने हटाया क्योंकि इनके पास पैसा था नहीं, लेकिन तब भी उधार लेके अमेरिका को आजादी दिलाने के लिए इन्होंने खर्चा किया। और उधार के पैसे जब चुकाने की बात आई तो थर्ड एस्टेट के लोगों के ऊपर नए टैक्स लगा दिए। लोगों ने इनको हटाया और इनको हटा के बनाई नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन के बाद आया रेन ऑफ टेरर, जैकोबिन क्लब के फाउंडर मैक्सिमिलियन रोबिस्पियरी ने बनाया। लेकिन बहुत जल्दी लोगों को पता चल गया था कि यह तो और भी बुरा आइडिया है, क्योंकि मैक्सिमिलियन रोबिस्पियरी को जिस पे शक होता था उसका गला कटवा देता था, गिलोटाइन करवा देता था। 1793 से 94 के बीच में उसने 16,000 लोगों का गला कटवाया। लोगों को एक बात पता चल गई थी कि एक आदमी के पास अगर पावर होगी तो वो बावड़ा हो जाएगा। तो इस बार पावर डायरेक्टरी में दी गई, 5 लोगों में पावर बांटी गई।
लेकिन ये पांच लोग एक डिसीजन तक आ ही नहीं पाते थे। कोई कहता था लेफ्ट, तो कोई कहता था राइट, तो कोई कहता था फ्रंट, तो कोई कहता था बैक, तो कोई कहता था कुछ नहीं। तो लोगों ने कहा इनको भी हटाइए, और फिर लास्ट में फ्रांस की आर्मी के जनरल नेपोलियन बोनापार्टे को पावर दे दी गई। नेपोलियन के पास जब पावर आई तो नेपोलियन ने कहा ठीक है मैं पावर ले लूंगा, लेकिन पावर में आने के बाद उसने पहली शर्त यह रखी कि मैं नेपोलियनिक कोड लेकर आऊंगा, मैं ऐसे कुछ चेंजेस लेकर आऊंगा जिससे फ्रांस एक बेहतर जगह बन सके। जैसे सबसे पहले उन्होंने ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिए। हम सभी को पता है फ्रांस क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्स में बटा हुआ था, और इनको मिलते थे प्रिविलेजेस, और ये प्रिविलेजेस बाय बर्थ ही मिल जाते थे। नेपोलियन ने कहा मैं इसको हटाऊंगा, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था। इसके अलावा नेपोलियन ने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव किए। पूरा की पूरा फ्रांस कई सारी ग्रिड्स में बना हुआ था, और हर जगह पर एक गिल्ड, एक ट्रेड यूनियन जैसा बना रहता था। ये ट्रेड यूनियन अपने इलाके में किसी और को बिजनेस करने ही नहीं देते थे। तो लोगों को ये जो बेचेंगे लोगों को वही खरीदना पड़ेगा, जितना महंगा बेचेंगे उतना महंगा खरीदना पड़ेगा, सड़ा बेचेंगे तो सड़ा खरीदना पड़ेगा। नेपोलियन ने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटाए। साथ ही साथ फ्रांस के लोग अब कहीं भी जाके बिजनेस कर सके, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सुधारा। इसके अलावा नेपोलियन ने पूरे के पूरे देश में यूनिफॉर्म लॉज लाया, स्टैंडर्डाइज्ड वेज और मेजरमेंट लेकर आया, ताकि फ्रांस के लोग, एक देश के लोगों में एक लॉ चले, एक तरीके की यूनिट चल सके मेजरमेंट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। यही नहीं, नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम को भी हटा दिया था, सर्फडॉम को भी हटा दिया था, यानी जितने भी लोग बॉन्डेड लेबर में थे उन सबको भी नेपोलियन ने आजाद कर दिया था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रांस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए नेपोलियन ने एक बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था, जिसमें उसने पूरे की पूरे फ्रांस को कई सारे टुकड़ों में बांट दिया था, जिन्हें डिपार्टमेंट्स कहा जाता था। हर डिपार्टमेंट के ऊपर मेयर होता था, मेयर्स के ऊपर सब प्रीफेक्ट होते थे, सब प्रीफेक्ट प्रीफेक्ट को रिपोर्ट करते थे, और प्रीफेक्ट डायरेक्ट नेपोलियन को रिपोर्ट करता था। ये सारी चीजें सुन के आपको लगा होगा कि नेपोलियन तू तो देव मानुस निकला रे, और यही हुआ भी। शुरुआत में लोगों ने नेपोलियन का खुली बाहों से स्वागत किया, लेकिन देखते ही देखते जिन लोगों ने शुरुआत में नेपोलियन का स्वागत किया था वो नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए। ऐसा क्यों? इसका सबसे पहला रीजन है कि नेपोलियन लोगों के ऊपर टैक्स लगाने लगा था। नेपोलियन लगातार वॉर में था, वो चाहता था फ्रांस की टेरिटरी बड़ी होती जाए, दुश्मन के इलाके को भी कब्जे में लिया जाए, और इन वॉर को लड़ने के लिए पैसे चाहिए थे, और ये पैसे नेपोलियन लोगों से वसूलता था। नेपोलियन ने स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दी थी, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या गा रहे हो, आप कहां बैठे हो, ये सारी चीजें मॉनिटर की जाती थी। और जिसपे भी नेपोलियन को शक होता था नेपोलियन उसको जेल में डलवा देता था, और कुछ केसेस में तो मरवा भी देता था। इसके अलावा फोर्स रिक्रूटमेंट करने लगा था नेपोलियन। नेपोलियन कहता था कि मैं वॉर में हूं, और इस वॉर को लड़ने के लिए मुझे योद्धा चाहिए, तो भले तुम्हारा इकलौता बेटा हो, लेकिन उस बेटे को भी मेरी आर्मी में सर्व करना पड़ेगा। ये सारी चीजों के कारण लोगों को समझ में आने लगा था कि नेपोलियन एक डिक्टेटर बनता जा रहा है, और यही रीजन है कि जिन लोगों ने शुरुआत में नेपोलियन का स्वागत किया था वो बाद में नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए। अब हम आते हैं बैटल ऑफ लिप्जिग के। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी नेपोलियन ने डिसाइड किया कि मैं आगे जाकर रशियन एम्पायर तक हमला करूंगा। नेपोलियन फ्रांस से निकला, प्रूशिया गया, प्रूशिया के बाद रशिया गया, लेकिन रशिया वाले बहुत चालाक थे। जब भी नेपोलियन आगे आता जा रहा था रशिया वाले पीछे होते जा रहे थे, नेपोलियन आगे आता रशिया वाले पीछे होते जाते। रशिया वाले लेकिन एक चालाकी कर रहे थे कि जब वो पीछे होते थे तो उससे पहले सारी फसल को जला देते थे, सारे कुओं में जहर डाल देते थे, सारे अपने घरों को तोड़ देते थे। ऐसे में जब नेपोलियन और नेपोलियन की आर्मी आगे बढ़ती थी तो उनके पास खाने को खाना नहीं होता था क्योंकि फसल जली हुई होती थी, पीने को पानी नहीं होता था क्योंकि पानी में जहर होता था, अरे इस हार्श विंटर से बचने के लिए छत नहीं होती थी क्योंकि सारे घर टूटे होते थे। जब तक नेपोलियन और नेपोलियन की फोर्सेस को यह पता चलता, नेपोलियन लगभग 5 लाख सोल्जर्स खो चुका था। नेपोलियन ने रिट्रीट मारा, और ये रशियन एम्पायर से जब वापस आ रहे थे तो प्रूशिया में एक जगह थी जिसका नाम था लिप्जिग। लिप्जिग में 6th कोalition के लोगों ने नेपोलियन को घेर लिया। 6th कोaliशन के अंदर 4 देश थे, जिसके अंदर ऑस्ट्रिया, स्वीडन, प्रूशिया और रशिया थे। एक तरफ 4 देश और एक तरफ अकेला नेपोलियन। नेपोलियन ये बैटल बुरी तरीके से हार गया, 1813 का बैटल ऑफ लिप्जिग। लेकिन नेपोलियन को हराने के बाद उसको मारा नहीं गया, उसको एग्जाइल पर
एल्बा नाम के आइलैंड पर भेज दिया गया, जहां पे नेपोलियन को एक बड़ा सा महल दे दिया गया, नौकर चाकर दे दिए गए कि तुम अब यहां रहो, लेकिन यहां से निकलना मत। लेकिन नेपोलियन बिंग नेपोलियन, नेपोलियन ने केवल 10 महीने के अंदर ही प्लान बनाया और वो एल्बा से भाग निकला। जिन लोगों को नेपोलियन को रोकने के लिए रखा गया था, नेपोलियन ने उनको अपनी ही टीम में कर लिया। और जैसे ही नेपोलियन एल्बा से भागा, वो सीधा फ्रांस की कैपिटल पेरिस पहुंचा। और जिन लोगों ने उससे पावर छीनी थी, नेपोलियन ने उनको हराया और वापस से पावर में आया। और इस तरीके से शुरुआत हुई 100 डेज रूल की, क्योंकि नेपोलियन एग्जैक्ट 100 दिन तक पावर में रहा। सर सिर्फ 100 दिन? 100 दिन के बाद क्या हुआ था? 100 दिन के बाद हुई दूसरी बहुत ही खतरनाक बैटल, जिसका नाम था बैटल ऑफ वाटरलू। इस बार नेपोलियन फिर अकेला पड़ गया, लेकिन इस बार अपोनेंट में थे ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया। यानी पिछली बार स्वीडन था, इस बार स्वीडन की जगह ब्रिटेन था। होना क्या था, नेपोलियन ये वाला बैटल भी हार गया, लेकिन इस बार जीतने वाली टीम थोड़ी सी अवेयर थी। उन्होंने कहा कि इसको एग्जाइल पे भेजते हैं, ये वापस से भाग के आ जाता है। तो उन्होंने इस बार उससे ट्रीटी ऑफ वियना साइन करवा ली, जिसके कई सारे पॉइंट हैं, लेकिन 2 पॉइंट तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। सबसे पहला कि नेपोलियन को हराने के बाद ये 4 देश जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, यहां पे मोनार्की थी, और ये चाहते थे कि फ्रांस में भी वापस से मोनार्की आए, और इसीलिए इन्होंने बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया। याद करिए, लुई 16 खुद बॉर्बन डायनेस्टी से था। वो मर गया, उसकी वाइफ मर गई, लेकिन जो भी जिंदा बचा था बॉर्बन डायनेस्टी का, उसको राजा बना दिया गया। यही नहीं, बेल्जियम जो फ्रांस के अंडर में था, उसको बेल्जियम को फ्रांस से निकाला और उसको नेदरलैंड नाम के देश को गिफ्ट कर दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया, ट्रीटी ऑफ वियना के खूब सारे पॉइंट हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो बहुत बुरा हुआ फ्रांस के साथ। बॉर्बन डायनेस्टी के राजा लुई 16 थे, उनको हटाया, कन्वेंशन आई, कन्वेंशन को हटाया, रोबिस्पिरी आया, रोबिस्पिरी को हटाया, डायरेक्टरी आई, डायरेक्टरी को हटाया, नेपोलियन आया, नेपोलियन को हटा के वापस बॉर्बन डायनेस्टी। और यह बात फ्रांस के कई सारे लोगों को बुरी लग रही थी, और उन्हीं में से थे रिवॉल्यूशनरीज। रिवॉल्यूशनरीज आंदोलन करने से, रिवॉल्यूशन करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते थे, लेकिन उनको यह बात पता थी कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद बॉर्बन डायनेस्टी जो रिस्टोर करी गई है, जो नए नवेले राजा बनाए गए हैं, वो हम पे नजर रखे हुए। तो ये छुप छुप के मीटिंग करते थे, नए आंदोलन की तैयारियां करा करते थे। तो एक बार ये बॉर्बन डायनेस्टी वाले सारे बैठे हुए थे, रिवॉल्यूशनरी सारे बैठे हुए थे, और इनके पास ये प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे वापस से बॉर्बन डायनेस्टी को हटाया जाए। तभी एक आदमी आया जिसका नाम था लुई फिलिप। उसने कहा, एक्सक्यूज मी ब्रदर। तो रिवॉल्यूशनरीज ने कहा, अरे ये कौन है? उसने कहा, मैं लुई फिलिप, मैं बॉर्बन डायनेस्टी से हूं। तो सारे रिवॉल्यूशनरिस्ट ने अपने मैप छुपाया, अरे पकड़ो इसको, ये तो बॉर्बन डायनेस्टी से है। लुई फिलिप ने कहा, एक्सक्यूज मी, मैं आपकी टीम में आना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। रिवॉल्यूशनरिस्ट ने कहा, कैसे? उन्होंने कहा, ये मैं बताता हूं। बोले, माना मैं खुद बॉर्बन डायनेस्टी से हूं, लेकिन इस समय जो बॉर्बन डायनेस्टी का राजा है मेरा रिश्तेदार है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। अगर मैं आपका साथ दूं, हम साथ में मिलकर रिवॉल्यूशन करें, तो इस बार जब देश आजाद होगा, आप मुझे राजा बना देना। तो रिवॉल्यूशनरिस्ट ने कहा, यह क्या बात हुई? खाई से निकल के कुएं में गिर जाए, एक राजा को हटाए दूसरे को बिठा दें? बोले, नो 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 नो, अगर आप मुझे राजा बना देंगे तो मैं पावर 50-50 कर लूंगा, यानी कि देश को एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिक बना दूंगा, जिसके अंदर राजा भी होगा और आप लोग भी होंगे, पावर 50-50 होगी। इन लोगों को यह आइडिया अच्छा लग गया, और फिर आया जुलाई 1830। फ्रांस में रिवॉल्यूशनरीज ने लुई फिलिप के साथ मिलकर एक टीम बनाई, और जो नई नवेली बॉर्बन डायनेस्टी पावर में आई थी ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, उनको हटाया, और जुलाई रिवॉल्यूशन कहलाया गया ये। और इसके बाद बॉर्बन डायनेस्टी हटा के अब फ्रांस जो था वो एक डेमोक्रेटिक मोनार्की बन चुका था। यह हुआ जुलाई रिवॉल्यूशन। अब जैसे जैसे फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन होता था, धीमे धीमे करके पूरे यूरोप में फैल जाता था, और यह रिवॉल्यूशन फैला पड़ोस के बेल्जियम में। आपको याद होगा, ट्रीटी ऑफ वियना में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस से बेल्जियम लिया, और यह बेल्जियम उठा के दे दिया था नेदरलैंड्स को। बेल्जियम वालों ने कहा, हम कोई लिफाफा है जो आप बर्थडे में एक दूसरे को बांटते फिरे, हमें चाहिए आजादी। और अगले ही महीने यानी अगस्त 1830 में बेल्जियम ने किंगडम ऑफ नेदरलैंड से आजादी ले ली। इसके अलावा तीसरा रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो था ग्रीस में। दरअसल ग्रीस ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था,
ओटोमन एम्पायर एक इस्लामिक एम्पायर था और ग्रीस के ज्यादातर लोग क्रिश्चियन थे। लड़ाई पूरी रिलीजन के ऊपर थी, लेकिन ग्रीस के लोगों को कई सारे क्रिश्चियन देशों का सपोर्ट था। आपको किताब में लॉर्ड बायरन की कहानी दी गई है, जिन्होंने चंदा इकट्ठा किया, ग्रीस के लोगों को पैसा दिया ताकि वो असला बारूद खरीद के ओटोमन एम्पायर से लड़ सके। आखिरकार 1831-32 के टाइम पे ग्रीस ने ओटोमन एम्पायर से आजादी ली और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन करके अपने देश को आजाद करा लिया। सर, इतने सारे रिवॉल्यूशंस हो गए हैं, अब तो यूरोप में सब कुछ ठीक चल रहा होगा चंगा सी? जी नहीं। इतने रिवॉल्यूशन आने के बाद देश तो बन गए थे अलग अलग, लेकिन अब बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी फ्रांस की। लोग बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। तो सर, पॉपुलेशन बढ़ रही तो इसमें क्या दिक्कत है? एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ क्रॉप जो थी वो लगातार फेल होती जा रही थी। कभी लगी लगाई क्रॉप पे बर्फ का तूफान बर्बाद कर देता था, तो कभी सूखा पड़ जाता था। तो लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को खिलाने के लिए खाना ना होने के कारण एक बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ गई थी। इसके अलावा बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि फ्रांस को थोड़ी दूर इंग्लैंड था और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था। वहां फैक्ट्रीज बन चुकी थी। जहां फ्रांस के लोग पहले हैंडमेड चीजें यूज करते थे फ्रांस के लोकल लोगों द्वारा, अब वो लोग यूनाइटेड किंगडम की फैक्ट्री में बनने वाली सस्ती चीजों का इस्तेमाल करना चाहते थे। इससे फ्रांस के जो लोकल लोग जो हैंडमेड चीजें बनाते थे, उनसे कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा था, उनके पास पैसा ही नहीं था और वो खुद गरीबी में जाने लगे। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। साथ ही साथ जो किसान थे, अब उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे सके। लोगों को लगा कि हम तो बहुत परेशान हैं। जुलाई रिवॉल्यूशन में नई नवेली सरकार आई थी, डेमोक्रेटिक मोनार्की, लुई फिलिप को पावर लाए गए थे। चलो लुई फिलिप के घर चलते हैं, उससे पूछेंगे कि हम हमारे लिए क्या कर रहे हो। जैसे ही पब्लिक पेरिस गई अपने राजा से जवाब मांगने, राजा 9 to 11 यानी कि 9 to 11 हो गए। लुई फिलिप अपना परिवार, अपना राजघराना छोड़ के भाग गया। अब तो सर देश में राजा भी नहीं है, तो अब देश कैसे चलेगा? अब फिर फ्रांस के लोगों ने अपनी बनाई नेशनल असेंबली। उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम वोट देंगे, जिस आदमी को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो आदमी हमारे देश को चलाएगा आने वाले कुछ सालों के लिए। लेकिन इस नेशनल असेंबली में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसमें वोट देने का अधिकार केवल मेल्स को था जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है। अब यहां पे फ्रांस की तो पूरी कहानी खत्म होती है। अब अपन आते हैं यूरोप को और बड़ी पिक्चर को समझाता हूं। पूरे के पूरे यूरोप में दो ग्रुप बन चुके थे। एक तरफ थे एरिस्टोक्रेट ग्रुप, ये लोग जो थे ये अमीर थे, बड़े बड़े कोठी बंगलों में रहते थे, वाइन पीते थे, शादियां एक दूसरे से ही करते थे। इसके अलावा एक क्लोज ग्रुप था, ये लोग क्या करते थे कि हम सिर्फ फ्रेंच बोलेंगे, यूरोप में कहीं भी रह रहे हैं बोलेंगे हम सिर्फ फ्रेंच, अच्छी अच्छी जगह वेकेशन बनाने जाते थे। तो एक तरफ ये लोग थे, वही दूसरी तरफ थे मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास एकदम से नहीं टपके थे, ये मिडिल क्लास वाले धीमे धीमे करके लोअर क्लास से ऊपर उठे थे। ये एशिया से चीजें खरीद के लाके इनको बेचते थे और ऊपर उठे थे। ये लोग इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में मेहनत करते थे, तब ये ऊपर उठे थे। इसके अंदर आपको टीचर्स, डॉक्टर्स सब देखने को मिलेंगे। तो अब यूरोप में दो ग्रुप बन चुके थे। जो ये नया नवेला मिडिल क्लास आया था, इनने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था कि अगर हम मेहनत करके ऊपर आ चुके हैं तो हमें भी प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, इनको किस बात के प्रिविलेजेस मिलते हैं? तो अब ये लोग इस तरीके की चीजें डिमांड करने लगे थे पूरे यूरोप में। अब सर ये सब की बात से समझ में आ जाती है, फ्रांस को सब अब हम क्लियर कर दिया, लेकिन बाकी यूरोप में जो चीजें होंगी वहां पे भी खूब सारे युद्ध होंगे सर। जी नहीं, हर चीज युद्ध से नहीं लड़ी जाती है, कभी कभी रोमांटिसिज्म भी काम आता है, और यही हमारा अगला टॉपिक है। यहां पर मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। रोमांटिक रिलेशनशिप सिर्फ एक लड़का और एक लड़की के बीच में नहीं होता है। अगर आप अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं तो यह भी रोमांटिसिज्म है, अगर आप अपने देश को प्यार करते हैं तो यह भी रोमांटिसिज्म, अगर आप अपने काम को प्यार करते हैं तो वो भी रोमांटिसिज्म है। रोमांटिक आर्टिस्ट कहते थे कि हर चीज के पीछे रीजन मत ढूंढो, कुछ चीजों को इंट्यूशन से, फीलिंग से, इमोशन से भी करा करो। इन्हीं में से सबसे पहला नाम आ जाता है ग्रिम ब्रदर्स का। ग्रिम ब्रदर्स प्रूशियन एम्पायर में थे
और ये चाहते थे कि प्रूशियन एम्पायर को हटा के जर्मनी नाम का देश बनाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लोग जर्मन तो बोलते थे, लेकिन जर्मन कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। तो ग्रिम ब्रदर्स ने आने वाले 6 साल तक गांव गांव ये लोग ट्रेवल किए और गांव के लोगों से रशियन फोकलोर्स, रशियन फोक टेल्स को सुना और उनको लिखा ताकि उसको प्रिजर्व किया जा सके, आने वाली जनरेशन को पास ऑन किया जा सके। ग्रिम ब्रदर्स ये बात जानते थे कि जर्मन नेशनलिज्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है फ्रेंच। ये जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो पूरे देश में जहर की तरह फैलते जा रहे थे। ग्रिम ब्रदर्स ने देश की आजादी के लिए प्रूशियन एम्पायर से जर्मनी बनाने के लिए खूब सारा काम किया और इसीलिए इनको पायनियर्स ऑफ जर्मन कल्चरल नेशनलिज्म कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पोलैंड के केस की। अगर आज आप पोलैंड की बात करें तो उस टाइम पे पोलैंड के बहुत बड़े जमीन के ऊपर रशिया का कब्जा था, बची कुची जमीन के ऊपर प्रूशिया का कब्जा था और थोड़ी बहुत जमीन के ऊपर ऑस्ट्रियन एम्पायर का कब्जा था। यानी पोलैंड की जमीन अलग अलग लोगों के हाथ में थी। जो पोलैंड पे रूल करता था वो पोलैंड पे अपने कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज को थोपता था। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रशियन लोग चाहते थे कि पोलैंड में बोलने वाली लैंग्वेज पोलिश पूरी तरीके से बंद हो जाए। उन्होंने स्कूल में, कॉलेजेस में, घरों में सब जगह लोगों से बोला आप रशियन बोलोगे, पॉलिश लैंग्वेज पूरी तरीके से बैन है। ऐसे में एक आर्टिस्ट आए, रोमांटिक आर्टिस्ट, जिनका नाम था दोस्तों कैरोल कुरपिंस्की। इन्होंने 2 डांस फॉर्म बनाए जिसमें पोलोनीज और मजूरका था। यह ग्रुप डांस होता था जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के इस तरीके से डांस किया करते थे। इन लोगों ने बहुत कोशिश करी कि ये पोलिश लैंग्वेज को जिंदा रखें। इसके अलावा कई बार चर्च में काम करने वाले जो लोग थे वो लोग अपने सरमन्स पोलिश लैंग्वेज में देते थे ताकि पोलिश लैंग्वेज जिंदा रहे। जैसे जैसे रशियन सोल्जर्स को पता चलता था कि हमारे मना करने के बाद भी ये लोग पॉलिश लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उनको उठा के जेल में डाल देते थे, एग्जाइल पे भेज देते थे और कई केसेस में तो मार भी दिया जाता था। अब हम अगर पोलैंड की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको पोलैंड के एक इलाके सिलेसिया के बारे में बताना चाहता हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दरअसल सिलेसिया में कॉटन मिल में काम करने वाले लोग थे और ये लोग चाहते थे, इन लोगों को कॉन्ट्रैक्टर काम देता था और इसके बदले इनसे पैसे देता था, लेकिन लगातार कॉन्ट्रैक्टर इनकी सैलरी कम करता जा रहा था। तो सिलेसिया के सारे कॉटन मिल वर्कर्स जो थे वो गए अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास और उनसे डिमांड किया कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। लेकिन धीमे धीमे करके जो भीड़ थी वो वायलेंट हो गई और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के घर में तोड़फोड़ करने लगे, आगजनी करने लगे, लूट मचाने लगे। कैसे तैसे कॉन्ट्रैक्टर वहां से भागा और वो सीधा राजा के पास पहुंचा और राजा से कंप्लेन करके उसकी आर्मी के साथ वापस लौटा। जब वो वापस लौटा तो आर्मी ने लोगों को मारना शुरू कर दिया जिसमें कई सारे लोगों की जान चली गई। इसको इतिहास के पन्ने में सिलेसियन वर्कर्स रिवोल्ट कहा गया। अब सर धीमे धीमे करके देश बनने वाले थे। याद करिए, स्टैच्यू के पास से फ्रांस आ चुका था लेकिन जर्मनी पीछे था। जब जर्मनी ने देखा कि अगर फ्रांस आजाद हो सकता है, अगर फ्रांस में डेमोक्रेसी आ सकती है तो हमारे देश में क्यों नहीं, तो जर्मनी में 18 मई 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाएगी जिसका पहला मकसद यह था कि अब हम हमारे देश को भी धीमे धीमे करके डेमोक्रेसी लेकर जाएंगे। शुरुआत में जो राजा थे फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ, उन्होंने कहा ठीक है मैं पावर 50-50 करने को तैयार हूं, तुम लोग बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन। एक चर्च था सेंट पॉल का चर्च, उसको टेम्पररी पार्लियामेंट में कन्वर्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन लगभग तैयार था, राजा को इनवाइट किया गया, लेकिन राजा जिनका नाम था फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ वो एंड मोमेंट पे डेमोक्रेटिक मोनार्की को मानने से मना कर गए और उन्होंने कहा मुझे तो चाहिए मोनार्की, पूरी पावर मैं अपने पास रखूंगा। इन्होंने अपनी आर्मी से जितने भी लोग ये डेमोक्रेटिक मोनार्की के आइडिया को प्रपोज कर रहे थे उन सबको मरवाना, उन सबको जेल में डलवाना शुरू कर दिया। इन्होंने बल का प्रयोग करके इस रिवोल्ट को तो दबा दिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद ये बीमार पड़ गए। जब ये बीमार पड़ गए, जब ये बूढ़े हो गए तो इनके छोटे भाई प्रिंस विलियम द फर्स्ट यानी कैसर विलियम वन को पावर मिली। कैसर विलियम वन को यह बात पता थी कि इस बार तो मेरे भाई ने सारा के सारा रिवोल्ट जो था उसको क्रश करा दिया, लेकिन आज नहीं तो कल पब्लिक वापस से उठेगी और पब्लिक फिर से आंदोलन करेगी। तो इन्होंने अपना एक चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जिसका नाम था ओटो वोन बिस्मार्क और इससे कहा
कि मैं चाहता हूं कि प्रूशियन एम्पायर से जर्मनी बने, मैं तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, मैं राजा बनूंगा और देश को डेमोक्रेटिक मोनार्की बनाएंगे हम। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हमारे बहुत सारी जमीन के ऊपर फ्रांस का कब्जा है, बहुत सारी जमीन के ऊपर ऑस्ट्रिया का कब्जा है और बहुत सारी जमीन के ऊपर डेनमार्क का कब्जा है। यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जर्मन बोलने वाले सारे इलाकों को हम एक करके जर्मनी नाम का देश बनाए। आखिरकार 7 साल में 3 वॉर लड़े गए और फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया से ओटो वन बिस्मार्क की लीडरशिप के अंडर सारी जमीन वापस ली गई और 18 जनवरी 1871 को प्रूशियन एम्पायर से जर्मनी नाम का देश बनाया गया और जिसके पहले राजा बने कैसर विलियम द फर्स्ट। इस तरीके से दोस्तों जर्मनी नाम का देश बना। अब हम बात करते हैं इटली नाम के देश की। दरअसल इटली जैसा पहले कोई देश था नहीं। अगर आप इटली के नॉर्थ में चले जाएं तो यह इलाका ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में था। अगर आप इटली के साउथ में आ जाएं तो यह इलाका किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के अंडर में था और जो बीच वाला इलाका था यह पोप के अंडर में आया करता था। इतने सारे टुकड़ों में से केवल एक टुकड़ा जिसे हम कहते हैं सार्दिनिया पिडमोंट का टुकड़ा, केवल यह इटली के राजा के पास था, बाकी सब पे दुश्मन का कब्जा था। तो इटली कैसे देश बना? इसमें 2 लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एक थे मजीनी, जिन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज यंग इटली और यंग यूरोप बनाई थी। ये इतने खतरनाक थे कि ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने इनको मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर भी कहा था। मजीनी हमेशा से चाहते थे कि इटली नाम का देश बने। मजीनी हमेशा से चाहते थे कि नॉर्थ से ऑस्ट्रियन एम्पायर, साउथ से किंगडम ऑफ टू सिसिलीज और बीच से पोप को हटा के ये पूरा एक इटली बने। लेकिन जब जब ये आंदोलन करते थे कोई ना कोई कारण से ये हार जाते थे। आखिरकार गरिबाल्डी इनको मिले और गरिबाल्डी ने कहा मैं आपके इस आंदोलन में जुड़ना चाहता हूं और मैं भी देश को आजाद कराना चाहता हूं। गरिबाल्डी ने एक आर्मी बनाई, उस आर्मी का नाम था रेड शर्ट आर्मी। इस रेड शर्ट आर्मी ने सबसे पहले किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को घेरा और उनको हराया और इटली के साउथ के इलाके को इटली में मर्ज किया। उसके बाद सेंट्रल इटली को घेरा गया जहां पे पोप ने पावर ले रखी थी। पोप के पास खुद की आर्मी नहीं थी, फ्रांस के ट्रूप्स इनको मदद करते थे। इन्होंने चारों तरफ से घेरने के बाद फ्रेंच ट्रूप से कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो पोप के चक्कर में आप भी पिटेंगे। जैसे ही फ्रेंच ट्रूप ने सरेंडर किया, सेंट्रल इटली भी इटली का पार्ट हो गया। ऐसे में जो इटली के राजा थे जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल द सेकंड, इन्होंने भी अपना एक चीफ मिनिस्टर रख रखा था। उस चीफ मिनिस्टर का नाम था काउंट कैमिलियो केवोर। उन्होंने कहा अगर सारा काम गरिबाल्डी को ही करना है तो तू किस काम का चीफ मिनिस्टर है, तेरा खून कब खोलेगा? तो आखिरकार काउंट कैमिलियो केवोर ने कहा ठीक है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मैं भी काम करके दिखाऊंगा। और काउंट कैमिलियो केवोर ने अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके ऑस्ट्रियन एम्पायर से नॉर्थ का इटली भी अपने अंडर ले लिया और आखिरकार 1870 में पूरे की पूरे 11 साल बाद इटली नाम का देश बना। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। आज जिसे आप यूनाइटेड किंगडम कह रहे हैं वहां पे हमेशा से एक देश नहीं था। यहां पे 4 अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते थे। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड में इंग्लिश लोग रहते थे, वेल्स में वेल्श लोग रहते थे, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश लोग रहते थे और आयरलैंड में आयरिश लोग रहते थे। फिर कैसे ये चारों लोग एक होकर एक बड़ा देश बनाए? इस कहानी में सबसे बड़ा रोल प्ले किया किंग हेनरी द 8th ने, जिन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड के साथ वेल्स को मर्ज कर दिया। फिर 100 साल बाद एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 पास किया गया, जिसके बाद इंग्लैंड और वेल्स में स्कॉटलैंड को भी जोड़ दिया गया। और फिर उसके 100 साल बाद लगभग 1801 में आयरलैंड के लोगों को भड़काया गया। दरअसल आयरलैंड में नीचे वाले इलाके में कैथोलिक क्रिश्चियंस रहते थे, ऊपर वाले इलाके में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस रहते थे और इस इलाके में भी यानी स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड में भी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस रहते थे। इन्होंने इनको भड़काया कि तुम भी प्रोटेस्टेंट हो, हम भी प्रोटेस्टेंट है, हमारे साथ जुड़ दो, उनको तोड़ दो। और इस तरीके से आयरलैंड के 2 टुकड़े हो गए और नॉर्दर्न आयरलैंड वाले भी यूनाइटेड किंगडम के साथ जुड़ गए और इस तरीके से इन चारों ने मिलकर एक देश बना लिया जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम। अब सर अगला बात आ जाती है नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म की। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश को प्यार करना, देशभक्ति। लेकिन इंपेरियलिज्म का मतलब होता है आप अपने देश को इतना प्यार करो कि दूसरे के देश से हेट करने लगो, उसकी जमीन को अपने अंडर में लेने की कोशिश करो, उनके लोगों को अपनी गुलाम बनाने की कोशिश करो, उनके रिसोर्सेस को लूटने की कोशिश करो।
यूनाइटेड किंगडम एक इंपेरियलिस्ट कंट्री है, उन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाया और ये इंपेरियलिज्म ही कई बार बड़ी बड़ी जंगें करने के कारण हो जाती है। दरअसल मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था दोस्तों बाल्कन रीजन के बारे में। मेडिटेरेनियन सी के पास वाला जो ये इलाका है जिसके अंदर स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस जैसे देश आते हैं, इस इलाके को बाल्कन रीजन कहते हैं। ये इतने छोटे छोटे देश कभी भी एक बड़ा देश नहीं बना पाए क्योंकि इन सबकी अपनी अपनी एथनिसिटी थी। ये सब एक दूसरे से चिढ़ते थे और इसका फायदा उठाना चाहती थी इंपेरियलिस्ट कंट्री जैसे कि रशिया, जैसे कि यूके, जैसे कि फ्रांस। हर कोई चाहता था कि इनको अपने फेवर में ले, इनको अपने साथ जोड़ ले। तो बात थी दोस्तों ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की। इन्होंने एक इलाके पे कब्जा कर रखा था जिसका नाम था साराजेवो। साराजेवो में ज्यादातर सर्बिया के लोग रहते थे, लेकिन इन्हें जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रखा था, इंपेरियलिस्ट कंट्री थी। तो इन्होंने एक दिन अपने लोगों से कहा कि मुझे साराजेवो जाना है। लोगों ने बहुत मना किया, साराजेवो मत जाइए सर, वहां के लोग हमें पसंद नहीं करते। बोले हमारा इलाका है। बोले हमारा जरूर है, लेकिन वहां के लोग सर्बिया का पार्ट बनना चाहते हैं। लेकिन किसी की ना सुनते हुए वो साराजेवो गए, अपनी वाइफ के साथ गए, खुली कार में गए। जब ये वहां से जा रहे थे तो सर्बिया में साराजेवो को मिलाने के लिए ग्रुप काम करता था जिसका नाम था ब्लैक हैंड। उसके एक वॉलंटियर ने इनके ऊपर गोली चला दी और इस तरीके से आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के वारिस को मार डाला गया, उसका असैसिनेशन कर दिया गया। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने इसका पूरा की पूरा ब्लेम सर्बिया पे डाला और सर्बिया से कहा कि अब आपको हमारे अंडर मिलना पड़ेगा। रशिया सर्बिया के सपोर्ट में आया। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी आप वो, क्योंकि छोटे देश है तो आप उनको दबा नहीं सकते हो। लेकिन जैसे ही रशिया सर्बिया के अंडर आया, सपोर्ट में आया, जर्मनी के ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के सपोर्ट में जर्मनी आ गया और इन दोनों ने मिलकर कोशिश करी रशिया को मारने की। लेकिन रशिया का उस टाइम पे एक डिफेंस पैक्ट साइन था फ्रांस और ब्रिटेन के साथ, जिसका मतलब था कि अगर कोई इन पे हमला करेगा तो वो सब पे हमला माना जाएगा, जिसके कारण फ्रांस और ब्रिटेन भी रशिया की टीम में और सर्बिया की टीम में आ गए। पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में बढ़ गई और आखिरकार वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। इसी के साथ क्लास 10th हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये रैपिड रिवीजन खत्म होता है। ये एक रैपिड रिवीजन था आपको पूरा चैप्टर रिकॉल कराने के लिए। अगर आपको ये रैपिड रिवीजन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है। टिल नेक्स्ट टाइम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। सिद्धार्थ शर्मा साइनिंग ऑफ।